डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरीज एंड मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। हम आज साइंटिफिक मैनेजमेंट में एवोल्यूशन ऑफ टेलर अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का मूल्यांकन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता कहे जाते हैं टेलर, उन्होंने अपने विभिन्न लेखों में कुछ मूल आधार दिए जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। टेलर के अनुसार ये केवल एक मात्र तत्व नहीं है, बल्कि ये इन सब के समस्त संयोजन से ही मिलकर वैज्ञानिक प्रबंध का निर्माण करते हैं, जो कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं। अंगूठा के नियम के स्थान पर विज्ञान का नियम, संघर्ष के स्थान पर मधुर संबंध, व्यक्तिगत के स्थान पर सहयोग, कम उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन और प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास करना ही इसके मूल सिद्धांत हैं। टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो है वो कई प्रकार से लाभप्रद सिद्ध हुई है और प्रबंध की समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर टेलर ने बल दिया। वैज्ञानिक प्रबंध में संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती और चयन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इससे योग्य श्रमिकों का चयन होता है और इसके बाद इन कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कार्य पर लगाना, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि अवस्थाओं में जो मनमानी के स्थान पर वैज्ञानिक आधारों का उपयोग किया जाता है। श्रमिकों के जो वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण है उसके परिणाम स्वरूप जो श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और उन्हें मजदूरी भी अधिक प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो श्रमिक कार्य में अधिक कुशल होते हैं उनको प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के अंतर्गत पुरस्कृत भी किया जाता है। इससे प्रत्येक श्रमिक का जो अपना विकास है वो पूर्ण होता है और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने का अवसर होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में प्रबंध के क्षेत्र में जो पाए जाने वाला अंगूठा का नियम है उसके स्थान पर आधुनिकतम वैज्ञानिक रीतियों को स्थान दिया जाता है। साथ ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को वैज्ञानिक प्रबंध में महत्व दिया गया, जिसके के कारण एक उत्पादन का जो स्तर है वो बहुत बड़े रूप में हो पाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कच्चे माल, मशीनों, कार्य विभाजन, कार्य पद्धतियाँ, संगठन आदि में प्रमापीकरण के सिद्धांत का प्रयोग होता है, जिससे कि भिन्नता के स्थान पर एक रूपता आती है और श्रमिक और मालिक अपने हितों को एक दूसरे के विरोधी न मानकर एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता मानते हैं, जिससे कि ये दोनों श्रमिक और प्रबंधक सहयोगी के रूप में कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध जो है अपने इन मूल आधारों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए विभिन्न सिद्धांतों को व्यवहारिक कार्य में ला पाता है। इससे न केवल प्रबंध जगत में ही विकास हो सकेगा, बल्कि देश का भी जो है तीव्र गति से आर्थिक विकास हो पाएगा। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए जो इनका आपसी मतभेद और झगड़े हैं उनका अंत होगा और जिससे कि संगठन के कार्यों में लगे प्रत्येक औसत व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होने के कारण उत्पादन अधिकतम हो जाता है और वैज्ञानिक आधार पर उत्पादन होने से वस्तु का प्रमापीकरण, कार्य प्रमापीकरण, कच्चे माल का प्रमापीकरण आदि अपनाने से वस्तु की किस्म अच्छी प्राप्त होती है। वैज्ञानिक प्रबंध का
एक जो इसका लाभ है कि श्रम विवादों का अंत होता है, कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है और जो अधिक कार्य कुशलता से कार्य करते हैं उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है। तो कार्यों की दशाओं में भी सुधार करके श्रमिकों और प्रबंधकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न की जाती है और वो एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे कि श्रम विवाद जो होते हैं उनकी समाप्ति होती है। वैज्ञानिक प्रबंध का एक और जो लाभ है कि उत्पादन लागत में कमी का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है, कि वैज्ञानिक प्रबंध के कारण कार्य का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि कार्य समय पर व निश्चित ढंग से पूरा किया जा सके, कि श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, प्रमापीकरण, आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाने से श्रमिक वर्ग यानी कि कार्मिक वर्ग को भी कई लाभ प्राप्त होंगे। इससे श्रमिकों के जो कार्य की दशाएं वो अच्छी प्रदान की जाती हैं। एक और जो इससे फ़ायदा है कि कर्मचारियों व श्रमिकों का जो वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण किया जाता है इस प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें कार्य अनुसार व्यक्ति का चयन और या व्यक्ति के अनुसार कार्य दिया जाता है, जिससे कि योग्यता, कुशलता और अनुभव के आधार पर ही कार्य का जो वैज्ञानिक आवंटन किया जाता है, इसमें श्रमिक कार्य को रुचि लेकर करते हैं और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों को उनको पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को उनके कार्य अनुसार मजदूरी दी जाती है और अधिक उत्पादन से अधिक मजदूरी दी जाएगी। अधिक कार्यकुशल श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी का भी इसमें जोड़ दिया गया है। इस प्रबंध विज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास हो पाता है। इसमें प्रत्येक श्रमिक की कुशलता और योग्यता का अधिक विकास किया जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा अवसर प्रदान किए जाते हैं और समय समय पर श्रमिकों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन की भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिक कम समय में अधिक उत्पादन करने में सफल होते हैं, क्योंकि इस प्रबंध व्यवस्था में समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी आदि विषयों में प्रयोग किए जाते हैं और इससे श्रमिकों की कार्य कुशलता और निपुणता में वृद्धि होती है और वो कम समय में अधिक उत्पादन करते हैं और पारिश्रमिक भी जिससे अधिक मिलता है और इससे श्रमिकों का जो जीवन स्तर है उसमें उच्चता आती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उत्पादकों यानी कि मालिकों और श्रमिक का या अर्थात कार्मिकों को लाभ प्राप्त होने के कारण कि समाज या संपूर्ण राष्ट्र को भी इसका लाभ मिलता है। इस प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिक और मालिकों में मानसिक क्रांति उत्पन्न करने हेतु दोनों के हितों को एक दूसरे का विरोधी न मानकर एक दूसरे से सहायक और समानता के स्तर पर लाया जाता है, जिससे कि श्रमिक और नियोक्ता या अर्थात मालिक में संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और ये देश में औद्योगिक शांति स्थापित करता है और आर्थिक विकास और तीव्र औद्योगिकरण की सुदृढ़ता इस शांति से ही रखी जाती है और इससे देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास संभव होगा। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा या इससे पूर्व में पढ़ा, कि इससे विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, प्रमापीकरण, मशीनीकरण आदि से कम उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है, जिससे कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने के कारण जो राष्ट्रीय आय है वो प्रति व्यक्ति आय में भी जिससे कि वृद्धि होती है।
जिसके फलस्वरूप जो देश के वासी हैं उनका जीवन स्तर सुधरता है। वैसे देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो प्रबंध में है एक नवीन क्रांति आई है, और जब कभी भी इस वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग किया जाता है तो उससे कई लाभ भी प्राप्त हुए हैं, और इसी व्यवस्था के कारण टेलरिज्म का उदय होना हुआ है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ आलोचना की जाती है। इस आलोचना में कि आलोचकों का मत है कि टेलर ने मानवीय तत्व की ओर कम ध्यान दिया और उत्पादन वृद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया। एक और जो इसकी आलोचना की जाती है कि प्रबंध एक निरंकुश बन जाता है, क्योंकि नियोजन में कार्य निर्धारण, कार्य विभाजन, प्रमाप, समय के निर्धारण आदि में श्रमिकों की भूमिका की उपेक्षा की गई है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के उपविभाजन और प्रमापीकरण के कारण श्रमिकों को जो प्रेरणात्मक शक्ति है, मोटिवेशन है, वो समाप्त हो जाता है, और जो श्रमिक या कार्मिक हैं वो एक मशीनी तंत्र बन के रह जाते हैं, और प्रत्येक जो कार्य की योजना है, निर्देशन है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया है वो प्रबंधकों द्वारा ही तैयार की जाती है। इससे कुछ समय के लिए तो श्रमिकों या कार्मिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, लेकिन अगर दीर्घ काल में देखा जाए तो श्रमिकों की कार्य में रुचि हो जाती है, और इस अरुचि के कारण उत्पादकता निम्न हो जाती है। लेकिन श्रमिकों को प्रबंध में साझेदारी की व्यवस्था के माध्यम से जो उत्पादकता पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उस दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा में कठोर श्रम पर बल दिया गया है। साथ ही ये खर्चीली विधि है। ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति और जो तीव्र प्रगति हो रही है और परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो मशीनें, उपकरण, औजार, यंत्रों, विधियों आदि में परिवर्तन होते रहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो नियोक्ता को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में, संस्थानों में इस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिससे कि काफ़ी व्यय करना पड़ेगा, और उससे मशीन की जो खरीदी है या जो शोध कार्य है उस पर अधिक खर्च होता है। साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में वैज्ञानिक प्रबंध लागू करना भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो लाभ हैं, जो वैज्ञानिक प्रबंध से होने वाले लाभों के संबंध में टेलर लिखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का अनुकरण करने से औद्योगिक कार्यों में लगे प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी और संपूर्ण राष्ट्र के लिए इसका फ़ायदा होगा, जिससे कि देश के व्यक्तियों की जो आवश्यकताओं की वस्तु हैं उनमें वृद्धि होगी। श्रमिकों के कार्यों के घंटे जो हैं उनमें कमी संभव होगी, जिससे कि शिक्षा, संस्कृति आदि में अवसरों में वृद्धि होगी। और साथ ही वैज्ञानिक प्रबंध का नियोक्ता और कर्मचारियों यानी कि मालिक एवं श्रमिकों के लिए ये अर्थ होगा कि उनके जो आपसी मतभेद हैं, जो आपसी झगड़े हैं, उनका अंत होगा। इससे अगर जो भी कंपनियां, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रबंध को अपनाएंगे उनकी उत्पादन लागत में कमी होगी और उत्पादन दुगुना हो जाएगा, जिससे कि कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा वरन समाज की भी समृद्धि बढ़ेगी। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादकों, कर्मचारियों, समाज और राष्ट्र सभी के लिए हितकर सिद्ध होता है। थैंक यू।